सो इस तरह पे हम साइज चेक कर सकते हैं यूट्रस की. सो साइज ऑफ द यूट्रस एंड सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट करेंगे. देन लुक फॉर लाइकर क्लिनिकली आप लाइकर देखोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता चलता जाता है कि लाइकर इज एडिक्वेट और नॉट फॉर दैट. कंफर्म तो हम अल्ट्रासाउंड से करेंगे, पर क्लिनिकली भी आपको लाइकर से पता चलता है. तो आप एग्जामिनेशन में वेट देखोगे, ब्लड प्रेशर देखोगे, साइज ऑफ यूट्रस, सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट. FHS लिखना भूल गए. FHS वी कैन हर्ड विथ स्टेथोस्कोप एंड लुक फॉर लाइकर. इतना एग्जामिनेशन में आपको चेक करना है. इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? CBC, RBS, यूरिन रूटीन माइक्रो अगेन रिपीटेड 28 वीक. पहले फर्स्ट विजिट में कराएंगे, 22 वीक पे करेंगे, अगेन रिपीटेड 28 वीक. USG, हाँ बोलिए. हाँ क्लिनिकल है ना. लाइकर यानी क्या है ना कि सपोज आपका 28 वीक पे तो क्या होता है कि मैक्सिमम मीन्स गुड अमाउंट ऑफ लाइकर होता है. ठीक है, तो आप चेक करते हो ना तो कैसा लगेगा पता है? आप ऐसे कुशन के अंदर कुछ रखा हुआ होता है ना, फिटल पार्ट्स हो गए और उसके ऊपर एक कुशन फ्लूइड होता है. तो आपको कैसे कि एक फ्लूइड वाली बैग भरी हुई होती है, तो कैसा होता है कि ऊपर फ्लूइड और नीचे फिटल पार्ट, आपको ऐसा फील होगा. अगर लाइकर कम है तो आपको वो कुशन फील नहीं होगा, डायरेक्टली बोनी पार्ट फील होगे बेबी के. और अगर बहुत ज्यादा है तो सिर्फ आप ऐसी पानी की भरी बैग जैसा ही फील करोगे, बॉडी पार्ट आप फील नहीं कर पाओगे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि आप, हाँ, ऐसे क्या है ना कि बेबी है वो वाटर बैग में स्विम करता होता है, तैरता होता है. तो अगर लाइकर क्लियर होगा ना, मीन्स अच्छा होगा एडिक्वेट अमाउंट का, तो आपको एक एब्जॉर्बेंट लेयर जैसा फ्लूइड जैसा मिलेगा और बॉडी पार्ट्स उसमें मूव होते हुए लगेंगे, आप फील करोगे. तो अगर लाइकर कम है ना तो सीधा बेबी का बॉडी पार्ट टच होगा. और अगर बहुत ज्यादा है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, तो क्या होगा? आपको पूरा पानी जैसा बैग फील होगा, बोनी पार्ट बहुत कम फील होगे. तो दैट इज पॉलीहाइड्रोएमनियोज, नॉर्मल एंड ऑलिगोहाइड्रोएमनियोज. ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. बट अगेन वी विल कंफर्म विथ अल्ट्रासाउंड. ओके, देन repeat investigation CBC, RBS and urine routine micro at 28 weeks. USG fetus at 30 weeks. SOS डॉपलर कब कराओगे आप? डॉपलर 36 वीक्स पे तो कराना ही है. पर कई केस में जब आपको मैंने बोला कि वेट का प्रॉब्लम लगता हो, PIH आप अज्यूम कर रहे हो, एक्लेम्शिया जैसा लगता है, अगर हाई रिस्क पेशेंट है, एजेड पेशेंट है, तो ऐसे केसेस में डॉपलर, एक अर्ली डॉपलर भी आप कराओगे, 30 वीक्स पे भी कराओगे. बाकी रूटीन जो नॉर्मल स्कैन होता है उसमें हम डॉपलर डायरेक्टली 36 वीक्स पे कराता है, USG फिटस कलर डॉपलर कराने का. बट व्हेन यू फील पेशेंट इज एज मोर देन 35 है, IUGR लग रहा है, PIH लग रहा है, एनीमिया लग रहा है, कोई भी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा है, तो डॉपलर 30 वीक्स पे भी करानी चाहिए, ताकि हमें IUGR बेबी हो तो हम उसे अज्यूम 30 वीक्स पे भी कर सके. ठीक है. देन USG फिटस विथ कलर डॉपलर एट 36 वीक्स पे तो करानी ही है, पक्का कराना है. पर ये जो हाई रिस्क है उसमें 30 वीक्स पे भी पहले आप कराओ और 36 वीक्स पे अगेन रिपीट करो. प्लेन USG फिटस में आप क्या देखोगे? मैंने बोला था कि अप टू 12 वीक यू विल सी क्राउनड्रम लेंथ. आफ्टर 12 वीक्स व्हाट यू विल चेक? BPD, बाइपैरेटल डायमीटर, हेड सर्कम्फरेंस, एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस, फीमर लेंथ. ये चारों मेजरमेंट आप किसके लिए लोगे? कि ऑल ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज डेवलप हो रहे हैं कि नहीं. आप जब भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा होगा BPD 90 mm 36 वीक्स, हेड सर्कम्फरेंस 110 mm 35 वीक्स 4 डेज. सो 1 वीक का तो डिफरेंस रहता है, कोई 35 वीक्स आएगा BPD का, FL का 36 वीक्स आएगा,
तो नॉर्मल ऐसा रहता है, ठीक है। पर बहुत लाइक ग्रॉस ग्रॉस हाइड्रोप्सिटालिस होगा या बहुत प्रॉब्लम होगा तो उसमें बीपीडीएफएल का डिफरेंस बहुत आएगा। सो सब डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या देखोगे, बीपीडी, एचसी, एफएल एंड एसी। फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखोगे। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी क्या, वो मैंने बताया था आपको, मुझे याद नहीं है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ये यूट्रस है, ठीक है, ये बेबी है, ये प्लेजेंटा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी चारों क्वाड्रेंट का गिनने का, ऐसे 4 क्वाड्रेंट सपोज होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट और यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, और इन सब का प्लस करके जो आएगा उसको बोलते हैं AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 20 से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस, और अगर 5 से कम है तो उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। नॉर्मली 10 से 15 होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 30 to 36 वीक्स पे। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, टर्म नियर टर्म आता है, हाँ नॉर्मली 10 से 15, 10 to 15 AFI, उसको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं। चारों क्वाड्रेंट का मिला के उसका सम करते हैं, दैट इज कॉल्ड AFI, ठीक है। तो वो डिपेंड्स ऑन जेस्टेशनल वीक पे पता चलता है। तो सपोज 40 वीक्स का है बेबी और तब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 या 9 है तो दैट इज ओके, बिकॉज क्या होता है कि मैक्सिमम जो फ्लूइड होता है ना वो 28 to 36 वीक्स पे बनता है। वो कहाँ से आता है, वो फीटस के ग्लैंड से आता है, फिर वो जो फीटल यूरिन करता है उसमें से आता है, ऐसा करके एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। जैसे जैसे टर्म नियर होता है वैसे ऐसे फ्लूइड इंडेक्स घटती जाती है। लेस देन 10 होता है तो आपको वॉच रखना है, बट अगर इफ इट कम्स टू लेस देन 5 तो इट इज अ वार्निंग साइन ऑफ फॉर डिलीवरी, बिकॉज 5 से नीचे उसका AFI है तो पेशेंट बेबी इज एट अ वेरी हाई रिस्क। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में IUD के चांसेस हो जाते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 20, पॉलीहाइड्रोएमनियोस कई बार इडियोपैथिक होता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में कुछ प्रॉब्लम साथ में होते हैं। लाइक मोस्ट कॉमन इज हाइड्रोप्स फिटालिस, वो आपको मिस नहीं करना है। व्हाट इज हाइड्रोप्स फिटालिस? RH इनकम्पिटिबिलिटी, मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फादर का RH पॉजिटिव है, और एक बच्चा आगे डिलीवर हो चुका है और उसने एंटीडी का इंजेक्शन नहीं लिया है, तो सेकंड बेबी में हाइड्रोप्स फिटालिस होने के चांसेस होते हैं। उसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फिटालिस ड्यू टू RH आइसोइम्यूनाइजेशन की वजह से, नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की वजह से। तो उसमें सिग्निफिकेंट पॉलीहाइड्रोएमनियोस होगा। मदर को डायबिटीज होता है तो भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। तो ये दोनों कंडीशन में पॉलीहाइड्रोएमनियोस ज्यादा देखने को मिलता है। 15 का 16 है तो इसका बहुत फर्क नहीं है, पर अगर 24 लाइकर है, 24 AFI है तो इट्स अ वार्निंग साइन। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइकर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज लुक फॉर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। देन चेक फॉर प्लेजेंटल साइट। वो हमने बात किया था कि मोस्ट ऑफ द प्लेजेंटा आर फंडल होते हैं, फंडो एंटीरियर या फंडो पोस्टीरियर होते हैं। वो समझाया था मैंने, किसको फंडल बोलते हैं? फंडल यानी इन टर्म्स टू यूट्रस, ये यूट्रस है, यहाँ पे प्लेजेंटा डेवलप हुआ तो इट इज फंडल। यहाँ पे ब्लेडर है तो आगे की तरफ डेवलप हुआ तो फंडो एंटीरियर,
और यहाँ पे हुआ तो फंडो पोस्टीरियर, और यहाँ आया तो प्लेजेंटा प्रीविया, और कई बार लो लाइंग अप टू यहाँ तक होता है, तो दैट इज लो लाइंग प्लेजेंटा। तो फुल टर्म पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेजेंटा की साइट कहाँ पे है। अगर सेंट्रल प्लेजेंटा प्रीविया है, लो लाइंग प्लेजेंटा है, तो सिजेरियन मस्ट बी रिक्वायर्ड। In that case normal delivery chances we can't take, and also check the patient that you have to undergo for CS, normal delivery नहीं हो सकती है। every advice we should have to give, bleeding होने के chances ज़्यादा होते हैं तो bed rest हमको explain करना होता है। anomalies can usually be ruled out anomaly at 22 to 24 weeks, नहीं हुआ होता है तो वो भी एक बार चेक कर लेना है। नाउ मूविंग टू कलर डॉपलर। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप कंफर्म कर लो, पूछ लो, वरना फिर मैं कलर डॉपलर पे जाती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा जानना जरूरी है कि कैसे डॉपलर का रिपोर्ट इंटरप्रेट करेंगे। हाँ 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 हाँ, देखिए कैसा होता है ना कि वो किसको RH आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो मदर का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव होता है, ठीक है ना, RH नेगेटिव यानी AB नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव, उसको RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और फादर का सपोज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसका अगर उसकी फर्स्ट डिलीवरी है तो उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है ना तो बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, तो कुछ नहीं करने का। समझिए, मदर का नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, बेबी का फर्स्ट चाइल्ड है, बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आया तो आप कुछ नहीं करोगे, पर तुरंत कराने का। हाँ, डिलीवरी के विदिन 6 to 8 आवर्स में करा लेने का ब्लड ग्रुप, ऐसा नहीं कि बाद में कराने का। और अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि बेबी के जो पॉजिटिव एंटीजन है वो मदर के ब्लड में मिक्सअप हुए हैं, ठीक है। तो मदर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल अपीयर, पर वो अभी नहीं दिखाएगा, वो वहां पे वो एंटीबॉडीज पड़ी रहेगी मदर में। तो बेबी को तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया, अभी उसका कुछ नहीं करना है, पर मदर को RH एंटीडी इंजेक्शन आता है, एंटीडी इंजेक्शन बोलते हैं। RH एंटीडी इंजेक्शन 300 माइक्रोग्राम का IM देना होता है विदिन 72 आवर्स ऑफ द डिलीवरी। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया तो सुनो, नेगेटिव आया तो नहीं देने का। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया तो मदर को RH एंटीडी इंजेक्शन 300 IU का आता है, वो IM देना होता है विदिन 72 आवर्स ऑफ द डिलीवरी। अगर मदर ने वो इंजेक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? सेकंड डिलीवरी में सेकंड टाइम पे जब वो कंसीव करेगा, तब जो पहले चाइल्ड की पॉजिटिव वाले जो एंटीजन रिलीज हुए थे वो अभी एक्टिवेट होंगे, और उसकी वजह से सेकंड चाइल्ड में हाइड्रोप्स विटालिस होगा। आया समझ में? तो फ्यूचर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो RH एंटीडी इंजेक्शन देना जरूरी होता है। अगर नॉट ओनली डिलीवरी, आफ्टर 7 वीक्स के बाद मिस अबॉर्शन होता है, प्रीटर्म होता है, फुल टर्म डिलीवरी होती है, कुछ भी हुआ होता है, तो आपको मदर को RH नेगेटिव इंजेक्शन दे देने का हमेशा ध्यान रखने का, टू प्रिवेंट हाइड्रोप्स विटालिस इन फ्यूचर प्रेगनेंसी। क्योंकि सपोज मिस अबॉर्शन हुआ 8 वीक्स पे, तो वहां पे आप कहाँ ब्लड ग्रुप देखने जाओगे? ठीक है ना, वहां पे तो आप ब्लड ग्रुप देखने नहीं जाओगे। तो एज ए प्रोफाइलेक्टिकली
7 वीक्स के बाद अगर मिस अबॉर्शन होता है तो और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इट इज एडवाइजेबल टू गिव RH एंटीडी इंजेक्शन टू द मदर। सबको समझ में आ गया? RH, हाँ हाँ, ओके। तो मूव टू द कलर डॉपलर पे जाते, मूव करूं मैं, आगे चलूं ना? चलो, अभी कलर डॉपलर ऐसे देखा जाओ तो बहुत वास्ट टॉपिक है, पूरा अल्ट्रासाउंड का टॉपिक है, पर यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट आपको एटलीस्ट रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट में कवर किया है। आप उसके डीप में मत जाओ, डीप में जाओगे तो वो सीखने के लिए पूरा 6 महीना लगता है कलर डॉपलर, पर आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि ये लिखते हैं गायनेक में तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो गायनेक में जब हम कलर डॉपलर किसके लिए कराते हैं, पहले तो कलर वाई USG फिटस तो है, तो फिर कलर डॉपलर का क्या रोल है, कलर डॉपलर क्यों कराने का? कलर डॉपलर में क्या कराएंगे कि इट इज ऑब्टेन्ड, कलर डॉपलर यानी क्या कि जो बेबी के अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप हुई है उसमें सही तरीके से ब्लड फ्लो जाता है कि नहीं जाता है वो चेक करना। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टेरियल एंड विनस बेड फ्रॉम फीटस, तो फीटस में से मेन जो वेसल्स होती है उसमें से हम लोग उसका ब्लड फ्लो चेक करेंगे, और वो ब्लड फ्लो से हमें पता चलता है कि बेबी को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, वो कितने रिस्क पे है, उसके लिए कलर डॉपलर करानी जरूरी है। मैंने बोला ऐसा 36 वीक्स पे एज ए रूटीन सबकी कलर डॉपलर करानी चाहिए, पर जो हाई रिस्क है उसमें से हम लोग इवन 24 वीक्स से शुरू कर देते हैं। पहली कलर डॉपलर 24 वीक्स पे कराएंगे, दूसरी 30 वीक्स पे कराएंगे, 28 टू 30 वीक्स पे, और तीसरी 36 वीक्स पे कराएंगे। जब भी हमें हाई रिस्क पेशेंट होता है तो आइडियली 3 डॉपलर, 24 वीक, 28 टू 30 वीक्स एंड थर्ड इज 36 वीक्स। अगर नॉर्मल है तो 36 वीक्स पे लास्ट कलर डॉपलर कराने का। लुक फॉर क्या क्या देखेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, डक्टस विनोसस, एंड हियर लिखना भूल गए, पीछे लिखा है MCA, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इतना हम मेजर करेंगे। अम्बिलिकल आर्टरी यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें से उसमें कलर फ्लो रख के उसका सब मेजरमेंट लेंगे, उसके ब्लड फ्लो का। तो अम्बिलिकल आर्टरी का ब्लड फ्लो मेजर करेंगे। 3 मेन देखना होता है, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस विनोसस, एंड थर्ड इज व्हाट इज डक्टस विनोसस, जो पोर्टल वेन होता है ना पेट का, उसका जो लेते हैं उसको डक्टस विनोसस बोलते हैं। और तीसरा मिडल सेरिब्रल आर्टरी, फिटस के ब्रेन की मिडल सेरिब्रल आर्टरी का सब मेजरमेंट लेते हैं। ये 3 मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि ये बेबी रिस्क पे है या नहीं है। उसमें क्या क्या मेजर करेंगे, पीक सिस्टोलिक उसको बोलते हैं S, पीक डायस्टोलिक मीन्स D, मीन मीन्स मीडियन, SD रेशियो, पल्सेटिलिटी इंडेक्स, एंड RI मीन्स रेजिस्टेंट इंडेक्स। ये सब इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। क्या लास्ट में देखने का वो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है, वो आप देख लेना, पर ऐसा मेजरमेंट होता है इतना पता होना चाहिए। तो ये पूरा देखिए, सपोज अम्बिलिकल आर्टरी है तो
आप डॉपलर कराओगे ना तो उसमें लिखा होगा देयर इज अ रिड्यूस्ड और एब्सेंट और रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो। ऐसा कुछ भी अम्बिलिकल आर्टरी में लिखा है दैट मीन्स बेबी को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। सो दैट पेशेंट हैविंग IUGR और प्री एक्लेम्शिया। मिडल सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम आता है तो ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट। व्हाट इज ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट? सबसे पहले डॉपलर जो बेबी का सपोज न्यूट्रिशन डाउन होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले अम्बिलिकल आर्टरी में अफेक्ट होता है, दूसरा मिडल सेरिब्रल में होता है और तीसरा डक्टस विनोसस में होता है। पहले अम्बिलिकल आर्टरी में होगा, मींस अम्बिलिकल आर्टरी का ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड यानी कम हो जाएगा, फिर भी ध्यान नहीं दिया तो बंद हो जाएगा, फिर भी ध्यान नहीं दिया तो रिवर्स फ्लो करेगा, फिर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर सेकंड वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन को अफेक्ट करेगा। अभी ब्रेन ऐसा ऑर्गन है कि वो लास्ट तक जजुमेगा। तो ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट यानी क्या कि बॉडी के जितना ब्लड फ्लो है वो ब्रेन को सपोर्ट करता है, उसको ब्रेन को स्पेयर करना है, तो सब ऑर्गन का ब्लड फ्लो ब्रेन में उसको जाता है। तो दिस इज द वार्निंग साइन। ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट आए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी इज नीडेड। अगर आपने उसमें भी ध्यान नहीं रखा तो डक्टस विनोसस जाएगा, डक्टस विनोसस गया और उसके 2-3 दिन में डिलीवरी नहीं हुई तो पक्का वो बेबी एक्सपायर्ड कर जाएगा। तो अम्बिलिकल आर्टरी इज अ वार्निंग साइन, MCA इज द टाइम ऑफ डिलीवरी। डक्टस विनोसस में तो जैसा प्रॉब्लम आता है अगर ध्यान नहीं दिया तो विद इन 24 आवर्स बेबी कैन डाई। सो और अम्बिलिकल वेन तो बहुत पीछे आएगी, वहां तक तो बेबी एक्सपायर्ड हो चुका होगा। तो क्या ध्यान क्या रखने का, मैंने उसका शॉर्ट आपके सबके लिए याद रहे उसके लिए मैंने बनाया है। अगर USG फिटस कलर डॉपलर कराते हो, मैंने बोला कि हाई रिस्क में तो 24 वीक्स पे कराते हैं, तो 24 वीक्स पे जब मैटरनल मदर की बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी में वो लोग लिखते हैं कि यूट्राइन आर्टरी शोइंग डायस्टोलिक नॉच, अगर यूट्राइन मदर की मैटरनल यूट्राइन आर्टरी में डायस्टोलिक नोच आता है तो वो पेशेंट को आपको ध्यान रखना होगा, दे में कन्वर्ट इनटू PIH और नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है। अभी टर्म यानी 28 वीक पे कराओ, 30 वीक पे कराओ और ऐसा चेंजेस आए। अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो एबनॉर्मलिटीज, अगर अम्बिलिकल आर्टरी में रिड्यूस्ड फ्लो है, एब्सेंट है या रिवर्स फ्लो है, सो इट इज अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया। बेबी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है और उसमें मेन हम SD देखेंगे। नॉर्मल SD रेशियो शुड बी मोर देन 3, ये नॉर्मल का लिखा है, नॉर्मल SD उसका मोर देन 3 होना चाहिए, बस इतना याद रखो। इससे कम आता है तो यूट्राइन आर्टरी एबनॉर्मलिटीज है। ये याद नहीं रखते हो तो भी वो मेंशन तो करेंगे ही, पर आपकी जानकारी के लिए कैसडी रेशियो लेस देन 3 होता है तो हाई रिस्क फॉर इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया। फिर मैंने बोला फर्स्ट अम्बिलिकल जाएगी, दूसरी MCA जाएगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। नॉर्मल मिडल सेरिब्रल आर्टरी का SD लेस देन 3, अम्बिलिकल का मोर देन 3 और इसका लेस देन 3 होना चाहिए। अगर उसकी एबनॉर्मलिटी होती है तो मैंने बोला ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट, ब्रेन को स्पेयर कर रहा है बेबी। दिस इज द टर्म लाइन, कैसे भी करके उसका डिलीवर कराना है। लास्ट में डक्टस विनोसस जाएगा। हियर IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ एंड स्टिल बर्थ चांसेस आर हायर। अगर डिलीवर नहीं कराया विदिन, जैसे ही आपको पता चलता है विदिन 24 आवर में डिलीवरी शुड बी देयर। और एक बात, जब डॉपलर नॉर्मल आती है तो 15 डेज के लिए वो बच्चा सेफ होता है।
नॉर्मल केस में डॉपलर अगर एबनॉर्मल आई तो हफ्ते हफ्ते एवरी वीकली आपको चेक करना पड़ेगा। अगर टर्म बेबी नहीं है, सपोज 32 वीक पे डॉपलर एबनॉर्मल आई अम्बिलिकल की, तो 32 वीक पे तो आप डिलीवर कराओगे नहीं, तो क्या करोगे? वीकली वीकली पे डॉपलर कराते रहेंगे, और जब एमसीए ऑल्टर्ड होगी तब सीए सिजेरियन कर देंगे। ठीक है, तो डक्टस विनोसस तक खराब हो जाए तब तक तो राह देखेंगे ही नहीं हम लोग। अभी बोलिए, डॉपलर में समझ में आया? बहुत सिंपल मैंने ट्राई किया। बोलो। हम्म